हेलो। नमस्कार दोस्तों। मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाइयां देना चाहता हूं क्योंकि आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन का मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं चाहता हूं कि आप हम सब सभी मिलकर हर्ष और उल्लास के साथ में ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। और फिर उसके बाद में हम लोग अपना थोड़ा क्लासेस का बता देते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, जिसमें आप लोगों के मल्टीपल मटेरियल हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इससे पहले हमारा यूके पीएससी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एक वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है कि आरओ एआरओ की वैकेंसी के बारे में। उससे पहले हमारा फॉरेस्ट गार्ड उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का एक वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के बारे में सारी नॉलेज दी गई है। आप जाके उन दोनों वीडियो को जाके क्लिक करके देख सकते हैं, उनमें सारा किस तरह से फॉर्म भरा जाता है, किस तरह से क्या होता है, सारा प्रोसेस आप लोगों के लिए बताया गया है ए से लेके जेड तक। चलिए आते हैं अब अपने हम दिस वीडियो के ऊपर। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में क्या खास है, आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए ये खास है कि आज आप लोगों के लिए हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट लिया गया है। ठीक है, हिस्ट्री का प्रैक्टिस काफी टाइम से डिमांड आ रही थी, काफी टाइम से बच्चे बोल रहे थे कि सर हिस्ट्री जीएस, तो उसके लिए उसी का प्रैक्टिस सेट लेके आए हम। हिस्ट्री बाय गोपाल सर और फॉर वन डे एग्जाम। ठीक है ना, आप लोगों के लिए वन डे एग्जाम के लिए हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट लिया गया। ये आपको टारगेट करेगा, देखिए एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी सीजीएल। ठीक है ना, और रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी, इन सभी को ध्यान में रखते हुए, इन सभी को टारगेट लेते हुए आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट तैयार किया जाए। तो चलिए, आपका समय जाहिर ना करते हुए मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए याद दिला दूं कि आज का रक्षाबंधन है। ठीक है जी, तो आज का रक्षाबंधन है, आप अच्छी तरह से अपनी सिस्टर के साथ में रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छी तरह से अपना रक्षाबंधन बनाइए और राखी बंधवाइए। चलिए चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी। देखिए सर, दिल्ली सल्तनत क्या थी। दिल्ली सल्तनत एक ऐसी चीज थी जिसमें एक टाइमिंग पीरियड था। देखिए टाइमिंग पीरियड क्या होता है कि जिस समय पे हमारे देश इंडिया में विदेशी आक्रमण हो रहे थे, जैसे मोहम्मद गजनवी था, ठीक है, वो सारे लोग जिस तरह से आक्रमण कर रहे थे, तो उस टाइम पे क्या था, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक के टाइम को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। इसमें जितने भी राजवंशों ने, जैसे कि अगर तुम तुगलक वंश बोलना चाहे, तुगलक वंश, दिल्ली सल्तनत, गजनी वंश, गुलाम वंश और इसके बाद में खिजली वंश, इन सभी वंशों ने शासन किया था। इन सभी शासन के टाइम को दिल्ली सल्तनत के रूप में हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है हिस्ट्री में। अब उसमें से पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत की राजभाषा कौन सी थी। एक बात बताइए, संस्कृत तो हमारी लैंग्वेज है, ये बाहरी विदेशियों की कैसे हो सकती है, ये तो हमारी देन है ना। इस वजह से संतरित आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, उर्दू आप खुद जान के एलिमिनेट कर दोगे। तो इसमें से अरबी और फारसी में से फारसी वह लैंग्वेज थी जिसको दिल्ली सल्तनत में राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ज्योतिषी विद्या तंत्र मंत्र जादू टोना। ठीक है, तंत्र मंत्र जादू टोना ज्योतिषी विद्या में विश्वास रखता था। ऐसा कौन सा शासक था जो सबसे ज्यादा ज्योतिषी विद्या में विश्वास रखा करता था। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए क्या होता है, ये होता है कि ज्योतिषी विद्या क्या होता है। देखिए तंत्र मंत्र, नक्षत्र ग्रह, राशि विराशि, इन सारी चीजों में कौन ज्यादा बिलीव करता था। अब एक बात बताइएगा, ये आदमी किस चीज के लिए फेमस था। इसका नाम है बाबर। ये तो सर बैटल्स के लिए फेमस था। ठीक है, ये हमेशा बैटल्स के लिए फेमस रहा है। किस चीज में, इसने जितने भी युद्ध लड़े ना, बहुत बहादुरी के साथ में लड़े। फिर उसके बाद में देखिए, ये ये हमारे जितने भी किले बनवाए इन्होंने, ये उनके लिए फेमस है। तो जो आप लोगों के लिए ज्योतिष विद्या में कौन ज्यादा विश्वास रखता था, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हमायूं। ऑप्शन सी हो जाएगा, हमायूं। हमायूं सबसे ज्यादा ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था। हमें उसके अवशेष नहीं मिलते, लेकिन कुछ विद्वान, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये हमायूं हमायूं हद से ज्यादा ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था। आप इस चीज का एक्सप्लेशन या फिर एक अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि ज्योतिषियों की बात मान के दिन के हिसाब से कपड़े पहना करता था, कि आज अगर रविवार है तो पीले कपड़े, आज अगर शनिवार है तो काले कपड़े, आज अगर सोमवार है तो व्हाइट कपड़े, उस हिसाब से पहना करता था। इतना ज्यादा ये ज्योतिषी विद्या को माना करता था ताकि इसका समय सही रहे। लेकिन सर एक बात बोलते हैं ना लोग, क्या, कि जिसका टाइम खराब होता है ना उसको कुछ नहीं होता। उस इतिहासकार बताते हैं कि ये एक अभागा मुगल बादशाह था। ये कौन था, ये था कि बाबर का तो पुत्र था। ठीक है, और इसके लिए एक इंफॉर्मेशन ये और है कि ये मुगल बादशाह यानी कि मुगल वंश का दूसरा शासक था। बाबर के बाद में हुमायूं, ये उसका पुत्र था। और इससे रिलेटिव फैक्ट एक ये और है कि हुमायूं ने ही
अपने पिता को आगरा के किले में कोहिनूर हीरा को गिफ्ट किया था? कोहिनूर हीरा, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है कि कोहिनूर हीरा कहाँ पे सबसे पहले पाया गया था। ये दक्षिण भारत की जो काकतीय साम्राज्य है, उसकी खदान है गोलकोंडा, जिसको आज में हैदराबाद बोला जाता है, उसकी खदानों से निकाला गया था। और सबसे पहले हुमायूं ने, जो मुगल सल्तनत में पूछा जाता है कि सबसे पहले किसके पास देखा गया था, हुमायूं ने वहां से लिया था, आगरा से, लोधी वंश से इन्होंने अडॉप्ट किया था। देन आफ्टर दैट इन्होंने अपने पिता को गिफ्ट किया था। अब देखो हुमायूं की बात करते हैं। हुमायूं हुमायूं एक ऐसा भागा शासक था जो लुढ़क लुढ़क के जिया था और लुढ़क लुढ़क के मरा था। सर कैसे? अब एक बात बताइए, कोई शासक है, कोई राजा है, कोई कैसे मरेगा? बैटल में लड़ेगा, युद्ध में लड़ेगा, ऐसे मरेगा। लेकिन ये अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के ही मर गया था। कैसे? ये अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने के लिए गया था। तो अभी आज के समय में जिसको आप लोग पैंट शर्ट पहन के शादी करते हैं ना, और एक दूसरा होता है जिसको आप लोग सफारी सूट बोलते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं सफारी सूट, ठीक है? सफारी सूट टाइप में एक गाउन होता है जो कि मोहम्मद लोग पहनते हैं आज के समय में भी, लेकिन अभी शॉर्ट कर दिया, पहले बहुत काफी लेंदी हुआ करता था। तो उसको पहन के जैसे ही सीढ़ियों से उतर रहा था, तो उसका पैर उसमें उलझा और ये लुढ़क लुढ़क के सीढ़ियों से गिर के ही मर गया। तो इस वजह से इसको बताया जाता है कि ये अभागा बादशाह था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, इटली यात्री निकोलो कॉन्टी किसके शासन काल में विजयनगर आया था? एक बात बताइए सर, इसने क्लियर दे दिया विजयनगर आया था। अब एक बात बताइए, विजयनगर साम्राज्य आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दक्षिण भारत का अच्छा खासा साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य। अब एक बात बताइए, विजयनगर साम्राज्य की जब इसने बात कर दी, तो वो किसके शासन काल में आया था? देव राय प्रथम के शासन काल में आया था। अब इसने क्या किया था? देखिए, इसने किया ये था कि विजयनगर साम्राज्य में आते समय इसने, विजयनगर साम्राज्य में ये आया और इसने वहां की कैपिटल विजयनगर को, विजयनगर ऐसे एक्चुअली हप्पी थी और भी थी विजयनगर की, वो क्या थी, इसने मुद्रा, दरबार और इकोनॉमी की, इस पे सर्वे किया और प्लस में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है इस चीज के बारे में, विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में, उसकी मुद्रा के बारे में, उसकी जो राज व्यवस्था थी उस चीज के बारे में उन्होंने लिखा है। अगर निकोलो कॉन्टी का अगर कोई नाम आता है तो आपको विजयनगर साम्राज्य से लिंक करके बताना होगा। यह एक, जैसे बोलते हैं ना कि अफगान से आया, कहाँ से आया, ये एक यूरोपीय यात्री था। ठीक है, यह एक यूरोपीय यात्री था। यहाँ तक आप लोगों को इस क्वेश्चन के नॉलेज के लिए समझ आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या कहता है। अंग्रेजी यात्री, देखिए, अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिंच किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिंच किस शासक के दरबार में आया था? अब देखिएगा, एक बात बताइएगा, इसमें से ऑप्शन आपका ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना? ये आपका ये ऑप्शन नंबर डी, अकबर इज द करेक्ट आंसर। अकबर क्यों सही हो जाएगा? ये एक अकेला ऐसा यात्री था तो ये भी यूरोपीय, लेकिन ये एक ऐसा अकेला यात्री था जिसने सिर्फ सिर्फ ही नहीं बल्कि आगरा में पहली बार एंट्री की थी, क्योंकि आगरा तो लोधियों का बसाया हुआ शहर था, और आगरा में सबसे पहली बार इसने एंट्री की थी। और फतेहपुर सीकरी का इसने भ्रमण किया था और आगरा का भ्रमण किया था, फिर उसके बारे में नॉलेज दी थी इसने कि सर किस तरह से आगरा शहर की अर्थव्यवस्था को चलाया जा रहा है, किस तरह से उस अर्थव्यवस्था को, राज व्यवस्था को चलाया जा रहा है अकबर के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत और कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। रॉलेस फिंच के बारे में इतनी नॉलेज काफी है। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, बाबर ने पहली भारत ने भारत में पहली बार किस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था? अब आप लोग बताइए, बाबर ने सबसे पहले, ठीक है, तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया था? एक बात बताइए सर, तोपों का प्रयोग बाबर तभी तो करेगा जिस युद्ध में बाबर पार्टिसिपेंट करेगा, यानी कि बाबर जिस युद्ध को लड़ेगा। अब आपने थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से पता होगा कि, एक बात बताइए, तराइन का युद्ध, ये तो बाबर ने लड़ा ही नहीं था सर। तराइन का युद्ध तो बाबर ने लड़ा ही नहीं था। अब तराइन का युद्ध लड़ा किसने था, वो चीज बताइए। तराइन का युद्ध जो लड़ा गया था, ये लड़ा गया था सर पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। प्रेम कहानी तो इनकी फेमस है ना, पृथ्वीराज चौहान जी की संयोगिता के साथ में, आपने बहुत अच्छी तरह से सुनी होगी। अब उसके बाद में खानवा के युद्ध की तरफ चलते हैं। खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था सर? ये भी तो बाबर और राणा सांगा, ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद में चलते हैं पानीपत का युद्ध, ये भी बाबर ने ही लड़ा था। ये किस किस के बीच में हुआ था? ये इब्राहिम लोदी और बाबर,
ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। ये 1526 में हुआ था, जब बाबर को पता चला कि इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया था, तो बाबर ने, राणा सांगा ने बाबर से वादा किया था कि आप इब्राहिम लोदी को हराओ, मैं आपकी इब्राहिम लोदी को हराने में सहायता करूंगा। ठीक है। अब उसके बाद में देखिए क्या हुआ, सीन क्या हुआ। इसके बाद में क्या हुआ, 1527 में, एक साल बाद, 1527 में बाबर को याद आई राणा सांगा की, कि राणा सांगा ने मुझसे वादा किया था कि तो आप इब्राहिम लोदी पे आक्रमण करो और मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन राणा सांगा को जब पता चला कि बाबर यहाँ पे सिर्फ लूट पाट करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि यहाँ कब्जा करने के उद्देश्य से आया, तो राणा सांगा ने ऐन वक्त पे अपना प्लान बदल दिया। और राणा सांगा ने ये खुल के बदल दिया कि अब मैं बाबर का सहयोग नहीं करूंगा। तब तक मुझे ये चीज का पता नहीं था कि बाबर भारत में सिर्फ लूटपाट के उद्देश्य से आ रहा है, लेकिन अभी मेरे को पता चल गया कि भारत या बाबर यहाँ पर शासन करने के उद्देश्य से आ रहा है, मुगल वंश का एम्पायर को फैलाने के उद्देश्य से आ रहा है। तो राणा सांगा ने ऐन वक्त पर मना कर दिया इस चीज के लिए कि मैं बाबर की मदद नहीं करूंगा, चाहे इब्राहिम लोदी जीते और चाहे बाबर, मुझे उस चीज से कोई मतलब नहीं है। तभी उसके एक साल बाद जब 26 में इसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, तो 27 में इसको याद आई राणा सांगा की। तो 27 में इसने राणा सांगा को भी पराजित किया। पहला यहाँ जीत लिया, दूसरा यहाँ जीत लिया। ठीक है जी। अब उसके बाद में हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बाबर ने भारत में पहली बार किस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था? एक बात बताइए सर, इसमें बाबर ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसमें राणा सांगा के खिलाफ किया था, और इसमें 1526 1527 में ये वाला युद्ध था ना बाजौर का। ये वाला इज द करेक्ट आंसर, बाजौर इज द करेक्ट आंसर। बाजौर में क्या हुआ था सर? बाजौर में एक्चुअली ये बाजौर का एक किला है, जो कि जो कि भारत से थोड़ा सा बाहर पड़ जाता है, भारत की सीमा से। ठीक है जी। ये भारत की सीमा से थोड़ा सा बाहर पड़ जाता है, जहाँ की झेलम नदी के आसपास से वो वाला इलाका है, जहाँ से आज के समय में पाकिस्तान बोलते हैं जिसको, उस वाले इलाके में इसको अभी फिलहाल में दिया गया है। ठीक है। और ये यहाँ पे जो जिस टाइम पे बाजौर का किला था 1519 ईस्वी में, 1519 ईस्वी में जिस टाइम पे बाबर यहाँ पे एंट्री कर रहा था, इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहा था, तो उसको जैसे ही पता चला कि यहाँ पे बाजौर का किला है, और यहाँ पे कोई ना कोई, तो जैसे बोलते ना कि एक तरह से यहाँ पे झेलम नदी था, झेलम नदी था, तो वहां पे क्या था, ये भैरा, इसको भीरा भी बोलते हैं, बहरा भी बोलते हैं, दोनों लैंग्वेजों में बोला जाता है। ठीक है ना। बहरा भी बोलते हैं और भीरा भी बोलते हैं। ठीक है। भीरा इस झेलम नदी का तट था। यहाँ पे बाबर ने पहली बार इन दोनों जगहों पर तोपखानों का प्रयोग किया था। ठीक है ना। हालांकि उसने युद्ध, तोपों का प्रयोग पानीपत के पहले युद्ध में भी किया था, खानवा के युद्ध में भी किया था, लेकिन सबसे पहले जो किया था बाजौर और भीरा के दोनों स्थानों पे इन पे किया था। ये बाजौर का दुर्ग था, उसको जीता था। ठीक है ना। तो यहाँ तक इस क्वेश्चन की नॉलेज के लिए, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें आ जाता हूँ ना, मैं साइड हो जाऊंगा इस बार, ताकि क्वेश्चन आपको क्लियर दिखे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। शेर शाह शेर शाह ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया था? सर एक बात बताइए मेरे को, खानवा युद्ध अभी मैंने क्या बताया था, किस किस के बीच में हुआ था? खानवा का युद्ध। फिर उसके बाद में एक बात बताइए सर, प्लासी का युद्ध, इसका तो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ये बंगाल का युद्ध था। ठीक है। और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। चाहूँ तो मैं डायरेक्ट करा सकता हूँ, कन्नौज इज द करेक्ट आंसर। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर किसी को पता है, लेकिन मेरा काम है सिर्फ डिटेल में समझाना, ऑप्शन एलिमिनेट करना आप लोगों के लिए। ठीक है ना। आप लोगों की, मेरा मोटिव है कि आप लोगों के लिए ऑप्शन एलिमिनेट करना, मेन चीज। देखिए अब उसके बाद में सिराजुद्दौला, ये थे बंगाल के नवाब, और रॉबर्ट क्लाइव, ये नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजी को सेना का। ठीक है ना। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच में हुआ था ये प्लासी का युद्ध। खानवा का युद्ध अभी मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। अब देखिए कन्नौज के युद्ध में एक्चुअली हुआ क्या था। कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी ने कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी ने क्या किया था? एक्चुअली डेट था शायद 1530 के आसपास का डेट था, आई थिंक 1530 के आसपास का डेट था, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पूरी तरह से हराकर सूर्य वंश की स्थापना की, शेर शाह सूरी। और क्वेश्चन में एग्जामिनर में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा सूर्य वंश की स्थापना कैसे थी, आपको ये पूछा जाएगा कि शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है। और कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बना है कि फरीद किसके बचपन का नाम था, तो शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। और फरीद की भेंट बाबर से कब हुई थी, किस टाइम पे? एक बात बताइए, ये हुमायूं है, ये बाबर का पुत्र है। अगर एक पीढ़ी का डिफरेंट निकालते हैं हम लोग, तो 50 साल से 60 साल, 70 से 100 साल के बीच में निकलता है। एक बात बताइएगा कि जिस टाइम पे बाबर से इनकी मुलाकात हुई थी, आगरा के किले में जब जीत का जश्न मन रहा था ना,
तो उस टाइम पे बाबर से ये जो फरीद था, बाकी सारे सैनिक इन लोगों के हाथ से लेके गोश्त खा रहे थे, लेकिन एक फरीद ही ऐसा था जो तलवार की नोक से गोश्त को खा रहा था। तो बाबर ने एक वर्ड बोला था फरीद के लिए, यानी कि शेर शाह सूरी के लिए, कि इस सैनिक को देखकर मुझे बड़ी ही इनसिक्योरिटी फील होती है। आप जरा, हमारी से बोला था कि आप इस पर नजर रखो, तुम इस पर नजर रखो, ये मेरे को लग रहा है ये बहुत तेज, उसके चेहरे पे तेज चमक रहा था फरीद के पे। और फरीद ने उसी समय, उस डर की वजह से बाबर ने ये बात बोली थी कि इस फरीद पर नजर रखना, मुझे इस देख को शंका होती है, इस सिपाही को देख के। तो क्या बोला था फरीद ने ये बोला था, अगर मैं अपने जीवन में कभी मेरे को मौका मिला तो मैं इन मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल के एक हिंदू वंश की स्थापना करूंगा। वही फरीद ने कर दिखाया। फरीद वही लड़का था जो शेर शाह सूरी के रूप में बाहर निकल के आया। फिर वहां से उस टाइम पर उसने उसको छोड़ दिया था, बाबर की सेना को छोड़ दिया था। फिर उसके बाद में उसने उसके पंद जब सब उसने जो बैटल को लड़ा था हमायूं के साथ में, ठीक है। अब उसके बाद में कहानी क्या होती है, कहानी ये होती है कि इसने अपनी कसम को पूरा किया और 15 साल के लिए हुमायूं को खाक छानने पर मजबूर कर दिया। 15 साल के लिए हुमायूं को खाक छानने पर मजबूर कर दिया। ये डेट था 1530, जिसमें इसने कन्नौज के युद्ध में लड़ा था। और 1555 के आसपास इसका पुत्र था जिसको इसने हुमायूं ने हराया था। तो 15 साल के लिए इन्होंने हुमायूं को खाक छानने पर मजबूर कर दिया था। ये क्वेश्चन की नॉलेज यहाँ तक आप लोगों के लिए अगर अच्छे से समझ आ गई हो तो ठीक है। कन्नौज के युद्ध इज द करेक्ट आंसर। अब उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब की थी? 1501 में? गलत। 1503 में? गलत। 1502 में? गलत। 1504 में? इज करेक्ट आंसर। कैसे सर? एक्चुअली क्या होता है, जिस टाइम पे, ठीक है ना, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, उस समय पे आगरा एक बहुत बड़ी हस्ती बन चुकी थी। कैसे? क्योंकि वहां पे इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी थी। क्योंकि अगर ये लोग दिल्ली से शासन किया करते थे, ये लोग शासन किया करते थे दिल्ली से, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर दक्षिण भारत में कोई विद्रोह हो रहा है, इधर राजस्थान क्षेत्र में कोई विद्रोह हो रहा है, तो ये लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक मिडिल में कोई ऐसा स्थान चाहिएगा जहां पे ये अपनी सेना को रोक सके। तो इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की, ठीक है, क्योंकि सिकंदर लोदी ने की थी। अब उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसको पराजित किया? 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसको पराजित किया? इब्राहिम लोदी को। सर इब्राहिम लोदी तो बाबर का समकालीन था, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया मैंने आप लोगों को। बैरम खां को, बैरम खां लोधी को। सर ये तो बेचारा कोई शासक ही नहीं था, ये तो एक सेनापति के रूप में था। अब उसके बाद में मोहम्मद शाह को, ये तो बहुत लेट आए थे। हेमू इज द करेक्ट आंसर इसका। 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? बस आप ऑप्शन एलिमिनेट कर करके आप अगर चीजें अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए समझ में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ ये वाला आ गया, देखिए। बाबरनामा फारसी में अनुवाद किया था किसने? नंबर ऑप्शन फर्स्ट है अब्दुल रहीम खाने खाना, नंबर सेकंड रस खान, नंबर थर्ड घनानंद, और नंबर फोर्थ जयसी। एक बात बताइए सर, घनानंद नंद वंश का बहुत बड़ा शासक था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके हराया था, ठीक। ये तो ऑप्शन कहाँ, कौन सा लॉजिक दे रहा है एग्जामिनर, कोई दिक्कत ही नहीं है। रस खान। एक बात बताइए, हमारे यहाँ का जिसे बोलते हैं रस खान, अच्छा खासा कवि के रूप में लोग मानते हैं। मेरे को इतना नॉलेज नहीं है हिंदी का, लेकिन फिर भी इसमें क्या आंसर सही है? इसमें है अब्दुल रहीम खाने खाना। ये कैंडिडेट कौन थे? ये कैंडिडेट जो थे, ये आपने नाम सुना होगा अकबर। अकबर के एक सेनापति हुआ करते थे बैरम खान। अकबर के एक सेनापति हुआ करते बैरम खान, ठीक है। अकबर के ये सेनापति हुआ करते थे बैरम खान, तो इन्हीं का पुत्र था ये अब्दुल रहीम खाने खाना। और ये एक और इसकी पहचान थी क्या, कि अकबर के ये अकबर के नवरत्नों में से एक कैंडिडेट था, ठीक है। ये अकबर के नवरत्नों में से एक कैंडिडेट था, और प्लस में ये जो बैरम खान था, जो अकबर का सेनापति था, जिसने अकबर को राजा बनाने में बहुत मदद की थी, 14 वर्ष की आयु में अकबर का राज्याभिषेक करा दिया था, समझ रहे हैं आप। तो उसी चीज को लेकर के ये बहुत अच्छा था कि इसने, अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसकी फारसी में अनुवाद किया, ठीक है। अब उसके बाद चलते सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तालीकोटा, वाह, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध क्या है सर? तालीकोटा का युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो कि दक्कन साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था।
दक्षिण भारत के ये दोनों साम्राज्य हैं, जो कि दक्कन साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था। और ये जो है एक राक्षस राकेश तागड़ी करके एक गांव पड़ता है, उसके पास में एक प्लेस है जहां पे किया गया था। अब उसके बाद में ये दक्कन साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था, तो क्यों इंपॉर्टेंट है? 23 जनवरी 1565 को ये किया गया था, ठीक है। 23 जनवरी सन 1965 को किया गया था विजयनगर साम्राज्य, जो कि हमारे दक्षिण भारत का साम्राज्य है। बहुत फला फूला साम्राज्य है। और दक्कन साम्राज्य वहीं उसी के पास में ही है, इन दोनों के बीच में ये बैटल हुआ था, ठीक है। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। देखिए आज तक के प्रैक्टिस सेट और हैं, क्वेश्चन नहीं है, यही क्वेश्चन थे। ये 11 क्वेश्चन थे, 11 से 12 क्वेश्चन थे आज तक के लिए, इतना ही। अगर इसी वे में आप लोगों को, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है कि इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करके आप लोगों को जीएस पढ़ना अच्छा लगता है, हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं इस प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू रखूंगा आप लोगों के लिए। आगे से आप लोगों के और बेहतरीन क्वेश्चन लाऊंगा, जो कि एकदम बेहतरीन टाइप से, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, बाकायदा डेट लिखा होगा, इस ईयर में इस एग्जाम में इस वे में पूछा गया है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग कंटिन्यू स्टडी कीजिए। बाकी आप देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट मिलता है तो प्लीज हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आप लोगों की अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, हमें बता सकते हैं, कोई कैसी दिक्कत नहीं है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से रक्षाबंधन बनाइए, खूब सारी मिठाइयाँ खाइए और खूब सारा अपना प्यार बांटिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।